क्या नेपाल में प्रचंड की सरकार गिर सकती है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात ये है कि कौन दो साथ आ रहे हैं, वो सुनेंगे तो चाइना के लिए भी वो एक बहुत बड़ा झटका है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान के संबंध कहां से कहां पहुंच रहे हैं, जानेंगे तालिबान क्या कह रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और तालिबान के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसका उल्टा असर तालिबान और पाकिस्तान के संबंध पर पड़ रहा है। इसका सबूत आज ही कतर की राजधानी दोहा में दिखा, जब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भारत की तारीफ। उन्होंने अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया। ये घटना बताती है कि कैसे पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। भारत 2021 के बाद से तालिबान के साथ जुड़ने को लेकर काफी सतर्क रहा है। भारत ने तालिबान के साथ सिर्फ उतनी ही दोस्ती की है जो रणनीतिक रूप से उचित हो। यही कारण है कि आज अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव पाकिस्तान से ज्यादा है। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो सभी को लगा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। पाकिस्तान के राजनेता और कई एक्सपर्ट खुशियां मनाने लगे कि भारत का अफगानिस्तान में किया गया करोड़ों डॉलर का निवेश डूब जाएगा। हालांकि भारत ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और तालिबान के साथ सीमित संपर्क स्थापित किया। भारत ने शुरू में काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि उपस्थिति बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए भारत ने अपना दूतावास फिर से खोल दिया और काबुल में एक टेक्निकल टीम तैनात कर दी। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए मानवीय सहायता प्रदान की। इसके तहत अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयों समेत कई जरूरी सामान भेजे गए। हालांकि इस काम में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से खूब अड़चन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। 2023-24 में भारत ने अफगान सहायता के लिए लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए, जो अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है। भारत अफगानिस्तान के क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में सामने आया और कई तरह से मदद। काबुल में तालिबान द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका पर जोर दिया। यह जुड़ाव क्षेत्र में भारत की एक्टिव कूटनीति को उजागर करता है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने अफगानिस्तान के विकास में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया, जिसमें जालरांज डेलाराम राजमार्ग जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाना शामिल है। यह दीर्घकालिक निवेश अफगानिस्तान की प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपने सहायता प्रयासों के बावजूद भारत सुरक्षा खतरों के बारे में सतर्क रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अन्य उग्रवादी जैसे समूहों के साथ तालिबान के संबंध महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। हालांकि तालिबान का यह रुख है कि कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत का समर्थन करता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते संबंधों ने भारत को बड़ा मौका प्रदान किया है। ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद सीमा मुद्दों और टीटीपी की गतिविधियों पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालिया असहमति भारत को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति ने भी इसमें भूमिका निभाई है। शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध ने ऐतिहासिक रूप से सद्भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि हाल ही में वीजा मुद्दों से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव जरूर आया है, लेकिन ये तकनीकी कारणों से हुआ है, न कि संबंधों के स्तर पर। इसके बावजूद इन चुनौतियों का समाधान करने से अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव और मजबूत हो सकता है। भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने में क्रिकेट एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर टूल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे अफगान खिलाड़ियों ने बहुत नाम और पैसा कमाया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक और खेल संबंध को बढ़ावा मिला है। आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया के शक्तिशाली टीमों में होती है। इसका पूरा श्रेय भारत को जाता है। अफगानिस्तान की टीम भारत में रहती है और भारत की सहायता से अपने क्रिकेट के गुर को और बेहतर बना रही है।
हाल ही में T20 विश्व कप में अफगानिस्तान के प्रदर्शन को सभी ने सराहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का संभावित पुनरुत्थान भी शामिल है। भारत की सतर्क कूटनीति का उद्देश्य इन जोखिमों को कम करना और ये सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बने। क्षेत्रीय सम्मेलनों और पहलों में भारत की भागीदारी अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास के लिए सहयोगी समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है। सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ये जुड़ाव महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अफगान नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों का समर्थन करना भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति का आधार रहा है। लोगों के बीच इन संबंधों को बढ़ाने से अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव और समर्थन काफी हद तक बढ़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनकी पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के बाद ये आशंका तेज हो गई है। माना जा रहा है कि संसद की दो सबसे बड़ी पार्टियां प्रचंड को सत्ता से हटाकर बारी बारी से सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रही है। 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली की CPN UML सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हुई। प्रचंड ने इसी साल मार्च की शुरुआत में पाला बदलते हुए शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर ओली से हाथ मिला लिया था। देउबा और ओली के बीच बैठक UML प्रमुख ओली के सरकार द्वारा पेश वार्षिक बजट की सार्वजनिक आलोचना के कुछ सप्ताह बाद हुई। उन्होंने इसे माओवादी बजट कहा था। ओली से मुलाकात के दौरान देउबा के साथ उनकी सांसद पत्नी आरजू राणा भी मौजूद रही। इस बैठक के दौरान क्या बात हुई, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ओली ने कहा कि देश को मौजूदा हालात में नहीं चलाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं ने निष्क्रिय संघवाद और चुनाव प्रणाली की समीक्षा करने और आवश्यक बदलावों के बारे में व्यापक समझ बनाने पर सहमति जताई है। नेता ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष मौजूदा सदन के बाकी बचे 32 महीने के लिए गठबंधन का नेतृत्व करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन पहले आधे समय में कौन नेतृत्व करेगा, इस पर बातचीत चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री प्रचंड ने रविवार को ओली के साथ एक बैठक की। इसमें उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने भी शामिल हुए। उनके बारे में अटकलें हैं कि वे सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल से प्रकाशित होने वाले काठमांडू पोस्ट ने नेपाली कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा के हवाले से बताया कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय राजनीति, दशकों से पुरानी अधूरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए संभावित सहयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की है। विश्वकर्मा ने पोस्ट से कहा कि बैठक सकारात्मक थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों दल साथ में नई सरकार बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि सकारात्मक चर्चा जारी रहती है तो ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं ओली के नेतृत्व वाले UML के प्रचार विभाग के प्रमुख राजेंद्र गौतम ने मौजूदा गठबंधन में किसी भी बदलाव की संभावना को खारिज किया है। गौतम ने कहा है कि दहल के नेतृत्व वाली सरकार स्थिर बनी हुई है और UML का समर्थन करना जारी रखेगी। UML अध्यक्ष ओली और कांग्रेस प्रमुख देउबा के बीच बैठक का उद्देश्य प्रधानमंत्री दहल को सत्ता से हटाना नहीं था। वहीं बजट की आलोचना को लेकर गौतम ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वे गठबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष ने बजट की आलोचना की क्योंकि कई सांसदों को बजट को लेकर शिकायतें हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।